आज का दिन महज एक तारीख नहीं थी, क्योंकि आज हेमंत जी और पुष्पा देवी की 9वीं वर्षगांठ थी। और हमेशा की तरह हेमंत जी को इस बार भी शादी की सालगिरह का स्मरण न था। जाने अनजाने वो हर वर्ष अपनी शादी की तारीख को भूलने की भूल कर ही बैठते थे और अपनी भूल पर पर्दा डालने के लिए हर बार अलग अलग बहाने बनाया करते थे। कभी कहते, मुझे तो स्मरण ही था, मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हें याद है या नहीं। कभी कहते, मुझे तो याद था, लेकिन मैंने सोचा दफ्तर से लौटते वक्त तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेके आऊँगा। ऐसे खाली याद शुभकामनाएं देने का क्या मज़ा। कभी कहते, अब एक बार गलती हो गई तो उस दिनांक को बार बार याद करके पछताने का क्या लाभ। लेकिन आज पुष्पा ने ठान ही लिया था कि अगर आज ये भूल इन्होंने पुनः दोहराई तो आज इनको खाना मिलने से रहा। और वो अपनी सफाई में ये ना कह सके कि मुझे तो स्मरण ही था, मैं शाम को तोहफे के साथ शुभकामनाएं देने वाला था। इसलिए पुष्पा ने उनको शाम तक की मोहलत भी दे दी थी। शाम होते ही पुष्पा ने बनारसी साड़ी को पहन के खुद को इस तरह सजा लिया कि एक बार के लिए खूबसूरती भी मौन हो गई। उसे लग रहा था शायद उसे सजा धजा देखकर उसके पति को स्मरण हुआ। इधर घड़ी की सुई ने 5 बजाया, उधर हेमंत जी ने दरवाजे की घंटी सुन के पुष्पा दरवाजे की तरफ इस तरह दौड़ी जैसे एक माँ अपने फौजी बेटे के चिट्ठी आने पर दौड़ती है। वो सोच रही थी हेमंत जी उसके लिए हार ना सही, लेकिन फूलों का गुलदस्ता तो ले ही आएंगे। जब उसने हेमंत जी के हाथ में एक थैला देखा तो पुष्पा के आधे चेहरे पर अचंभा का सूरज निकल गया और आधे पर खुशियों के मेघ छा गए। हेमंत जी हाथ में थैला लिए घर में दाखिल हो गए। पुष्पा ने मन में सोचा, घर की साग सब्जी लाने से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, जरूर इसमें मेरे लिए कोई उपहार ही होगा। पुष्पा की अंतरात्मा इस बात को मानने की अनुमति नहीं दे रही थी कि हेमंत जी उनके लिए तोहफा लेके आए। लेकिन पुष्पा ने फिर सोचा, शायद दफ्तर में हस्ताक्षर करते वक्त इनको ये याद आ गया हो कि आज की तारीख महज एक तारीख नहीं है। आज हेमंत जी ने पुष्पा के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखे। पहला तो ये कि हमेशा की तरह आज भी हेमंत जी अपने जूतों के साथ घर में दाखिल हो गए, जिस पे पुष्पा ने कोई आपत्ति नहीं जताई। और आज पहली बार पुष्पा ने हेमंत जी के बोलने से पहले ही पानी का गिलास लाके मेज पर रख दिया। अब हेमंत जी को क्या पता कि पुष्पा के व्यवहार में परिवर्तन का कारण उस थैले में रखी हुई भिंडी है जो सस्ती मिलने पर वो ले आए थे। हेमंत जी सोफे पर जाकर बैठ गए और थैली को बगल में रख दिया। पुष्पा उस थैली को निहारे जा रही थी और हेमंत जी ये सोच के खुश हो रहे थे कि पुष्पा उनका दीदार कर रही है। शाम की चाय के साथ हेमंत जी को कुछ खाने की भी आदत सी पड़ गई थी। वो थे पुष्पा के ताने। अरे कभी तुम भी चाय बना लिया करो, रोज रोज चाय पी पी के तुम्हारा दिमाग भी चाय की तरह गर्म हो गया। लेकिन आज सूरज न जाने कहाँ से निकला था, क्योंकि आज बिना किसी आग्रह के पुष्पा स्वयं रसोई की तरफ चाय बनाने के लिए बढ़ने लगी। अब हेमंत जी को क्या पता कि उस थैली में वो भिंडी नहीं, अपने बंद किस्मत के ताले की चाबी लेके आए। पुष्पा चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ बढ़ ही रही थी कि हेमंत जी ने पीछे से कहा, ये भिंडी की थैली भी साथ लेती जाओ। अब भिंडी के मौसम में भिंडी की कलौंजी नहीं खाई तो क्या खाया। इधर ये वाक्य हेमंत जी की मुख से निकला और उधर उनके भाग्य ने करवट बदली। पुष्पा को जैसे ही आभास हुआ कि इस बार भी हेमंत जी शादी की सालगिरह भूल गए, वो और उसका गुस्सा
दोनों सातवें आसमान पे चढ़ गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भिंडी की कलौंजी, बैगन का भरता, कटहल का अचार, गोभी का पराठा, लहसुन की चटनी, देहरादूनी चावल की खीर। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं मिश्रा खानदान की बहू बन के आई हूँ या बावर्ची। लेकिन कान खोल के सुन लो मिश्रा जी, चाय बनाना तो दूर, आज मैं रसोई में कदम भी नहीं रखूंगा। यह कह के पुष्पा बिजली की रफ्तार से छत की ओर चली गई। कुछ देर के लिए तो हेमंत जी के होश ही उड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, हाँ तो ठीक है, एक बार चाय में अदरक की जगह सूरन डाल दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। अगर मैं बनाने पे आऊं तो पूरा मोहल्ला तारीफ करते नहीं थकेगा। इससे बात करने से तो अच्छा है करेले का जूस पी लो, कम से कम कुछ सेहत तो बन जाएगी। 2 वक्त की रोटी क्या बना के दे देती है, न जाने किस गुरूर में रहती है। वो तो मुझे किसी और के घर का खाना जमता नहीं तो मुझे खाना खिलाने वालों की कमी है क्या भला। आज तो खाना मैं बना ही के दिखाऊंगा। और रही बात चाय की, तो एक दिन चाय नहीं पीऊंगा तो कौन सा मेरे चेहरे की कांति मलिन हो जाएगी। हाँ, भिंडी की कलौजी ना सही, क्योंकि उसकी विधि मुझे पता नहीं है, लेकिन घर में आलू तो पड़े ही होंगे, उनसे क्या आलू का पराठा ना बना लूँगा। और आलू ना भी पड़े हो तो क्या, बाजार से जाके ले आऊँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद हेमंत जी ने झट से दरवाज़ा बंद किया और बाजार की तरफ बढ़ गए। क्या बात है मिश्रा जी, हाथ में थैला लेके कहाँ चल दिए? भाभी जी मायके चली गई हैं क्या? अरे मायके चली जाए तो मोहल्ले में गाजर का हलवा ना बंटवा दूं। भाव ताल करने के बाद मिश्रा जी ने पूरे 2.5 किलो आलू लिए और फिर उस आलू की थैली को अपने थैले में डालकर ऐसे चलने लगे जैसे वो रसोई बनाने नहीं, बल्कि 2-3 हट्टे कट्टे पहलवानों को पछाड़ के आ रहे हैं। घर पहुंचने पर जब पुष्पा ने उनके हाथ में फिर से एक थैली देखी तो वो अपने सपनों की दुनिया में फिर से गुम हो गई। चलो, देर आए दुरुस्त आए। 9वीं वर्षगांठ खत्म होने के 6 घंटे पहले तो याद आई। पुष्पा का मन एक नटखट बच्चे की तरह उस थैली में झांकने के लिए अधीर हो रहा था, लेकिन उसने मन में कहा, मिन्नतें कर करके जब तक इनके दांतों तले पसीना ना आ जाए तब तक मैं उपहार स्वीकार करने से रही। थैला तो भारी मालूम होता है, लगता है गलती का एहसास होने के बाद कोई वजनी चीज लेके आए हैं। उपहार में वजनी वस्तु क्या हो सकती है? पुष्पा ये सोच ही रही थी कि मिश्रा जी बोले, तुम्हारे नसीब में तो मेरे हाथ के स्वादिष्ट आलू के पराठे खाना भी नहीं लिखा है, और अगर लिखा भी होता तो भी मैं ना देता। मिश्रा जी के इस कथन ने पुष्पा के मंसूबों की इमारत को धराशायी कर दिया और उसकी क्रोध की अग्नि को और प्रचंड। मिश्रा जी का रसोई में जाना वैसा ही था जैसे किसी अबोध बालक से कबीर के दोहे का अर्थ पूछना। मिश्रा जी के लिए आटा गूंथना पूरी कायनात से जंग लड़ने के बराबर था। कभी पानी ज़्यादा हो जाता, कभी आटा ही कम पड़ जाता, लेकिन जैसे तैसे पहला पड़ाव पार कर लिया। फिर आलू उबाले गए। अब सबसे बड़ी मुश्किल मसालों के अनुपात को तय करने में थी। इस चुनौती से पार पाने के लिए मिश्रा जी ने अपने दिमाग के घोड़े कुछ इस प्रकार दौड़ाए। कुल 7 आलू हैं तो मसाला 7 चम्मच से कम तो पड़ने का सवाल ही नहीं है। फिर क्या, 7 चम्मच हल्दी, 7 चम्मच धनिया, 7 चम्मच जीरा, 7 चम्मच नमक, 7 चम्मच अजवाइन। वो तो शुक्र है कि लाल मिर्च के डिब्बे में कुल 2 ही चम्मच मिर्च निकली, नहीं तो 7 चम्मच मिर्च डालने में भी मिश्रा जी तनिक संकोच न करते। अब बारी आई पराठों को आकार देने की। गोल ना सही, त्रिकोण, चपटे, किसी आकार के तो बनेंगे ही, और जैसे भी बने
अब आकार से पराठों का स्वाद तो बदल नहीं जाएगा। फिर क्या था, घोल को छोड़ के और सभी आकार के पराठे बन के तैयार। मिश्रा जी प्लेट में पराठे लेके रसोई से बाहर निकल आए और जाके सोफे पर बैठ गए। ऐसे क्या देख रही हो? जलने के बाद पराठों के स्वाद में और निखार आ गया है, लेकिन तुमको क्या है, तुम मुंह फुला के बैठी रहो। जैसे ही पराठे का एक निवाला मिश्रा जी के मुंह में गया, उनकी जिगर और जबान दोनों के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन इस समय उनको स्वाद से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी, इसलिए पुष्पा को दिखाते हुए उन्होंने 2-3 निवाले बड़े चाव से खाए। लेकिन पुष्पा को पराठों का स्वाद हेमंत जी के चेहरे के हाव भाव से ही पता चल गया था। पुष्पा ने व्यंग्य के उद्देश्य से बोला, जलने से पराठों के स्वाद में इतना निखार आ गया है कि तुम्हारा चेहरा ही कीर्तिमान हो उठा है। मिश्रा जी को पता चल गया कि सच्चाई उजागर हो चुकी है और इसके बाद उन्होंने सफाई देना भी उचित नहीं समझा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। बाहर जाकर वो ज्यों ही कुर्सी पे बैठे, उन्हें अपनी माँ की कही एक बात याद आ गई। उनकी माँ हमेशा उनसे कहा करती थी कि व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है उसकी आत्मनिर्भरता। इस वाक्य का अर्थ मिश्रा जी को असल मायने में आज ही समझ आया था। कुछ देर तक बैठने के बाद मिश्रा जी ने अचानक किसी के गुनगुनाहट की आवाज सुनी। 2 दिन का ये मेला रे, 2 दिन का, 2 दिन का ये मेला रे, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है, माटी का बर्तन है प्यारे, माटी में मिल जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। मिश्रा जी पास गए तो पता चला कि ये तो उनके मोहल्ले का गुल्लू है, जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी। क्या बात है जनाब, बड़े खुश लग रहे हैं और इतना बन ठन के जा कहाँ रहे हैं? मिश्रा जी आज 28 तारीख है, 28 तारीख। आज मेरी बीवी मायके से पूरे 2 दिन के बाद लौट रही है। मिश्रा जी ने मन में कहा, अभी 3 महीने हुए हैं, एक बार 3 साल हो जाने दो। सर के एक एक बाल ना पक गए तो बात क्या। फिर अचानक से मिश्रा जी ने उसकी बात पे गौर किया। अच्छा 28 तारीख। फिर उन्होंने झट से घड़ी में देखा तो 10:30 बज रहे थे। अभी भी देर नहीं हुई। अगर भगवान ने चाहा तो मेरे भूखे पेट को तृप्ति अवश्य मिलेगी। लेकिन काश ये मुझे सुबह याद आ जाता तो बेमतलब के खर्चे से तो बच जाता। अब इतने देर के बाद याद आया है तो कुछ भुगतना तो पड़ेगा ही, कुछ उपहार लेके आना पड़ेगा। लेकिन इतनी रात में सारी दुकानें भी तो बंद हो गई होंगी। हाँ, बगीचे से फूल तोड़कर गुलदस्ता बना देता हूँ। नहीं, मामला ज़्यादा गर्म है, गुलदस्ते से बात नहीं बनेगी। कुछ सोचने के बाद मिश्रा जी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया। अरे मियाँ, आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? आपकी भाभी जान की वो बनारसी साड़ी मायके से उनकी खाला ने भिजवाई है। जिसको अपनी खैरियत से जरा भी प्रेम ना हो वो छुए उस साड़ी को, और आप तो एक दिन के लिए मांगने की बात कर रहे हैं। बस खाने की ही बात है तो इतनी जहमत उठाने की क्या ज़रूरत है। खातिरदारी का मौका हमें दीजिए। अहमद भाई, भाभी अभी तो सो ही रही होंगी और सुबह उनके उठने से पहले मैं खुद वो साड़ी आपको दे जाऊंगा। याद रखिएगा मियाँ, हम आपको साड़ी नहीं अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहे हैं। जरा सी भी लापरवाही हुई तो हमारे जान पे बन आएगी। अहमद मियाँ,
सूर्य की पहली किरण के साथ मैं वो साड़ी आपके घर ले आऊंगा। मिश्रा जी फिर से घर में थैली लेकर दाखिल हुए ही थे कि पुष्पा ने कहा, ले आए बैगन? अभी भी भूत उतरा नहीं जनाब का। चलो बैगन का भरता भी बना के आजमा ही लो। मिश्रा जी ने अपने बहाने की परंपरा को कायम रखते हुए कहा, पुष्पा मुझे तो याद ही था, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। पुष्पा अभी भी क्रोधित ही थी, लेकिन उस बनारसी साड़ी की सुंदरता ने पुष्पा के दिल और क्रोध दोनों को जीत लिया। इस बार मैं मान जा रही हूं, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो बनारसी साड़ी क्या, बनारस घुमाने ले जाओगे तो भी नहीं मानूंगी। इस समय मिश्रा जी ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं भोजन मिलने की खुशी जाहिर करूं या ये साड़ी कल सुबह अहमद भाई तक पहुंचेगी कैसे, इस बात पर दुख व्यक्त करूं। चलो अभी भोजन कर लेता हूं। वैसे भी सुबह 6 बजे से पहले तो ये उठने से रही, मैं 5 बजे ही जाके दे आऊंगा। मैं क्या कहती हूँ, तुम रहने ही दो। साड़ी में फॉल लगवाने के तुम दर्जी को कम पैसे दोगे और वो जैसा तैसा काम कर देगा। शाम को मैं मंजू के साथ जाऊंगी और खुद ही लगवा के आऊंगी। मिश्रा जी बोले, मैं क्या सोचता हूँ, ये साड़ी वापस कर देते हैं। इस महीने की तनख्वाह आएगी तो तुम्हारे लिए महंगी वाली साड़ी खरीदूंगी। हाँ तो ठीक है, महंगी दिला देना, लेकिन ये भी अच्छी है, लाओ मुझे वापस करो। अंत में हार मान के मिश्रा जी ने सच्चाई का उजागर कर दिया और फिर रिश्ता लेके आए थे ना, प्रभात हो जाए लेकिन मुर्गे की आवाज ना आए, ये माना जा सकता है। विज्ञान की परीक्षा के दिन गणित का प्रश्न पत्र सामने आ जाए, ये भी माना जा सकता है। शेर की गोद में बकरी का बच्चा खेले, ये भी माना जा सकता है। और एक बार के लिए तो ये भी माना जा सकता है कि कोई आपके मुंह में मीठा आम निचोड़े और आपको खट्टी इमली का स्वाद है। लेकिन ये बात कभी नहीं मानी जा सकती कि पति पत्नी के बीच झगड़ा ना हो। इस कहानी का तो यहाँ अंत हो गया, लेकिन इनके झगड़े का अनंत तक कोई अंत नहीं है। कहानी कैसी लगी, और अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।